तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। लास्ट 3 क्लासों में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन जिसके हम लोग कंक्रीट और स्टील से के बेसिक्स जाने हम लोग, उससे रिलेटेड आईएएस कोड के प्रोविजन जाने हम लोगों ने। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। दोस्त, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो इलास्टिक थियरी को ओबे करता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, एक बार मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आपके स्क्रीन पे ये पूरा जो बोर्ड है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि जो आपका स्क्रीन है उसके ऊपर जो हमारा पीपीटी है वो पूरा विजुअलाइज कर रहा है कि नहीं, विजुअलाइज और नॉट। ओके, डन। निशा, धनंजय, अनिरुद्ध, यस, अजीत, तन्मय, ठीक है, जगदेव, ये विजुअल है, ठीक है, ओके। तो दोस्त, WSM जो है वो इलास्टिक थियरी को ओबे करता है। इसका मतलब क्या होगा कि होमोजीनियस होगा, लेकिन वास्तविकता में जो कंक्रीट है, जो स्ट्रक्चर है वो कि होमोजीनियस तो है नहीं, कंपोजिट है, कंक्रीट भी है, स्टील भी है, लेकिन इसका एनालिसिस में उसको हमने क्या की बना किया होमोजीनियस बनाकर किया। इसका मतलब उस स्टील को कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाया गया। ठीक है, देन अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को, ये ओल्ड मेथड था, आज के समय में जो भी डिजाइनिंग होती है वो LSM से करते हैं। तो अगर WSM से किसी की डिजाइनिंग करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसका साइज ज्यादा होता है, करेक्ट ना? क्यों ऐसा? क्योंकि जो स्ट्रेस है मटेरियल का, जो मटेरियल का स्ट्रेस है उसको हम स्ट्रेट पोर्शन लेते हैं, यानी जो वास्तविक स्ट्रेंथ है उसको हम नहीं लेते हैं। तो क्या लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कुछ की पॉइंट्स है दोस्त आपके सामने। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेस्ड ऑन इलास्टिक थियरी डज नॉट कवर नॉन लीनियर कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो कैसा है, नॉन लीनियर है। HYSD क्या है, नॉन लीनियर है। तो हम पूरा स्ट्रेस को नहीं लेते हैं, हम उसी स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं जो कि लीनियर पोर्शन तक होगा। कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मस्ट नॉट यूज, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो प्रॉपर्टी का जो स्ट्रेंथ है उसको हम कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं। साइज ऑफ द मेंबर क्या है, लार्ज है। KGF, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस एट एनी सेक्शन F लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, यानी परमिसिबल कोड ने हर कंक्रीट और स्टील के लिए परमिसिबल वैल्यू दिया है। तो डिजाइनिंग में हम परमिसिबल वैल्यू से कम या उसके बराबर रखेंगे। ठीक है, अब कंक्रीट के लिए परमिसिबल वैल्यू कोड ने क्या बताया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 रखा है कंक्रीट के लिए और 1.7 रखा है स्टील के लिए। अब दोनों वैल्यू आपको कोड ने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो कंक्रीट का परमिसिबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा CB से और स्टील के परमिसिबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ST से। ठीक है जी, डन। तो अब परमिसिबल जो स्ट्रेस है क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कंक्रीट में 3 और स्टील में 1.7 फॉर WSM। अब परमिसिबल, तो कोड ने आपको 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 के लिए आपको बेंडिंग दे रखा है। तो दोस्त, जैसे बेंडिंग है तो बेंडिंग को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सिग्मा CB से। किससे करेंगे, सिग्मा CB से। और डायरेक्ट को किससे करेंगे, सिग्मा CC से। ठीक है ना, तो आपका कंप्रेशन डायरेक्ट कहां होगा, कॉलम के अंदर में होगा। बेंडिंग के लिए क्या होगा, ये आपका होगा बेंडिंग में। तो बेंडिंग में हमारा परमिसिबल क्या होगा, सिग्मा CB से। तो आपको सबसे पहला बहुत बेसिक सवाल ये पूछा जाएगा कि आपका किस ग्रेड के लिए परमिसिबल वैल्यू क्या है। ठीक है ना, सूर्य प्रताप सिंह, आप सबको टेलीग्राम लिंक भेज दिया जाएगा, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है ना, आप क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पिंग तो किया गया है उसमें, वहां से ऐड कर लो। ठीक है, डन। तो हर ग्रेड के लिए बेंडिंग की वैल्यू आएगी, सिग्मा CBC की वैल्यू आएगी। ठीक है, डन। ऐसे ही आपको सिग्मा ST की वैल्यू दे रखी गई है। परमिसिबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टील के लिए, सिग्मा ST से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्त, अगर अगर आपका माइल्ड स्टील होगा और डाया 20 mm तक होगा तो 140 ओवर 20 mm यानी ज्यादा के लिए, और उससे ज्यादा होगा तो 130 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में सवाल है और मैंने बेसिक क्लास में बताया भी था क्या,
कि माइल्ड स्टील के लिए कौन सा कोड रेफर करेंगे, तो IS 432 पार्ट 1। फिर बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ, उसके लिए कौन सा कोड है, IS 1786। तो अपन को याद रखना है कि सिग्मा एस टी का वैल्यू माइल्ड के लिए हम डिजाइनिंग में 140 कंसीडर करेंगे, Fe 415 के लिए हम 230 यूज करेंगे, ठीक है ना। Fe4 के लिए 230 दोनों के अंदर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे Fe 500 का भी मेंशन कर दूं, नोट नहीं किया गया है। Fe 500 की अगर बात होगी तो 270 यानी परमिसिबल वैल्यू कॉन्क्रीट और स्टील दोनों का मेंशन रहेगा, आपको दोनों का पता, मतलब पहला सवाल WSM में ही आएगा कि WSM किसके ऊपर बेस्ड है, आपका आंसर होगा इलास्टिक थियरी के ऊपर बेस्ड है। दूसरा सवाल आपको परमिसिबल से आएगा, तो जब भी मैं परमिसिबल की बात करूंगा तो कॉन्क्रीट ले सिग्मा CBC की बात करूंगा, जब भी मैं परमिसिबल स्टील की बात करूंगा तो सिग्मा ST की बात करूंगा। चलो देखिए, अब कोई भी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए एजम्पशंस होता है, ठीक है ना। तो एजम्पशंस क्या है, पहला एजम्पशंस है एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दिस मीन्स दैट यूनिट स्ट्रेन above and below the neutral axis are proportional to distance from the neutral axis। अब इस बात को, थैंक यू सो मच, अब पढ़ाई पे कर लेते हैं अनिकेत, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, स्मार्ट लग रहा है, थैंक यू सो मच। अब इधर आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान करते हैं, फिर बातें करेंगे। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अगर ये बीम है, ये एक बीम है, अगर इस पे बेंडिंग होता है, बेंडिंग होता है तो कुछ इस तरह का मामला बनेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो कोड क्या बोलता है, एनी सेक्शन, ये एक सेक्शन है, प्लेन सेक्शन, ये प्लेन है, बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग के पहले क्या है, प्लेन है, बेंडिंग के पहले क्या है, प्लेन है, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग हुआ तो अभी भी प्लेन था और बेंडिंग के बाद ही प्लेन है, अभी प्लेन है, बेंडिंग के बाद ही प्लेन है, हाँ है ना। अब उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ, तो बोलता है जो स्ट्रेन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद मतलब क्या हुआ, इसको और अच्छे समझते हैं, और अच्छे समझते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं ना, स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं ना, देखो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो जहां कंप्रेशन टेंशन ना हो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं, लीनियर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से x डिस्टेंस तक जा रहा हूं तो स्ट्रेन कितना हो रहा है, E हो रहा है। अगर मैं 2x तक जा रहा हूं तो स्ट्रेन कितना हो रहा है, 2a स्ट्रेन हो, 2a। मतलब जैसे क्या बोल रहा, इट मींस दैट यूनिट स्ट्रेन अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ऊपर क्या है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्त अगर प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा WSM के अंदर उसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा, क्लियर है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, एक खास तरह का बीम होता है डीप बीम, जहां पे ये इनवैलिड होगा, यानी डीप बीम को छोड़कर ही ये सारे हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब बात आई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनवैलिड, इनवैलिड फॉर डीप बीम, ऐसा क्यों हो गया दोस्त, ऐसा इसलिए हो गया कि अगर हम डीप बीम पे करते हैं, अगर डीप बीम पे बेंडिंग होता है, करेक्ट, तो जो प्लेन सेक्शन है ना रिमेन्स प्लेन नहीं रहता है, नहीं रहता है, मतलब उसमें जो स्ट्रेन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर मैं x दूरी तक जा रहा हूं तो स्ट्रेन हो गया ये, अगर मैं 2x दूरी तक जा रहा हूं
तो स्ट्रेन कुछ और होगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि प्लेन सेक्शन, ये एक सवाल कभी नहीं पूछा गया है, भविष्य में पूछा जा सकता है कि पहले बात तो ये पूछा गया है कि प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन्स आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेन डायग्राम क्रॉस सेक्शंस का लीनियर होता है, लेकिन ये कहाँ पे इनवैलिड होता है, ये डीप बीम के केस में होता है। अब देखो, क्योंकि ये प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन्स नहीं रहा, आपको इस बात को दिखा दिया गया। अब डीप बीम की बात की है तो IS 456 ने डीप बीम को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है डीप बीम को? कि अगर L इफेक्टिव कैपिटल D लेस देन 2 और L इफेक्टिव ये लेस देन 2 होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और L इफेक्टिव अपॉन D लेस देन 2.5 होगा कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है दोस्त, डन। सेकेंड एजम्पशंस, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टील जब लेता है तो मतलब सेक्शंस क्या है, क्रैक्ड सेक्शन है। डन। तो पहला बात है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता में पूरे सेक्शंस में कंक्रीट होता है, लेकिन कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, करेक्ट। तो हम लोग वीक होता है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कंक्रीट का जो एरिया होता है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे नहीं लेते। पहला मतलब, वास्तविकता में आपको पता है कि 10% टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का होता है, लेकिन डिजाइनिंग में उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मेरा स्ट्रेंथ 10% है और मैं मान रहा हूँ 0 है और उसको ध्यान में रखकर मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो सही बात है ना, इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि एरिया ऑफ concrete, area of concrete below neutral axis, area of concrete below neutral axis is neglected। यानी अब अगर मैं एरिया ऑफ कंक्रीट निकालूंगा तो मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालूंगा, है ना। दूसरा 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 होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ये पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। दिस इज इनवैलिड, इनवैलिड फॉर अनक्रैक्ड सेक्शन। क्यों? क्योंकि अनक्रैक्ड सेक्शंस में टेंसाइल स्ट्रेस को स्टील और कंक्रीट दोनों लेते हैं। इनवैलिड फॉर अनक्रैक्ड सेक्शन। अनक्रैक्ड किसको बोलते हैं? स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू FCR। तो दोस्त हम लोगों ने एजम्पशंस दो पढ़े। पहला, प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन्स आफ्टर बेंडिंग। दूसरा, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। दोनों का मतलब समझ में आ गया। तो हमें केवल स्टेटमेंट याद नहीं करना, उसका मतलब भी समझना है। पहले का मतलब स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, दूसरे का मतलब कि कंक्रीट का एरिया न्यूट्रल से ऊपर लेते हैं और टेंसाइल को इग्नोर करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ इसका, समझिए जल्दी से। आपको रियल में आपको मैंने पढ़ा रखा है बेसिक क्लास के अंदर में, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर में, कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन होगा वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट का नॉन लीनियर होगा, और जो स्टील होगा माइल्ड का होगा।
और HYSD का होगा, जो भी है। तो हमें जो स्ट्रेस लेना है वो स्ट्रेट पोर्शन का लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस पोर्शन का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी हम मटेरियल का पूरा स्ट्रेंथ को यूज, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लीनियर पोर्शंस को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा WSM का, उसका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, ये अपना जाना। इसका मतलब उसका स्ट्रेस डायग्राम लीनियर। यहाँ सवाल बनता है कि WSM में स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा, WSM में स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? तो WSM में स्ट्रेन डायग्राम किसी भी क्रॉस सेक्शंस का लीनियर होगा, उसका स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर होगा। तो हम बोल सकते हैं ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है, स्ट्रेन डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा, जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो भी लीनियर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये हमने इसका मतलब समझा रहा हूँ कि क्या होता है। आपको जैसा कि बताया कि जो सेक्शन है वो वास्तविकता में कंक्रीट के अंदर स्टील है, लेकिन इसको इक्विवेलेंट बनाया गया है कंक्रीट के। तो सबसे पहले आपने बोला कि जो एरिया हम कंसीडर करेंगे कंक्रीट का, वो क्या लेंगे? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो ये एरिया को हम कंसीडर करेंगे, ये मेरा बी हो गया और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। तो नीचे आपको कंक्रीट के एरिया को इग्नोर करना है। अब नीचे जो स्टील है इसको इक्विवेलेंट स्टील कैसे बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलोगे मॉडुलर रेशियो, अगर इस स्टील के एरिया में मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट बन जाएगा, हाँ है ना। अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इक्विवेलेंट बनाने के लिए देखो, और जब आप डायग्राम बनाओगे ना, क्योंकि आपका नीचे का जो कंक्रीट है वो इग्नोर है, आप किसके? स्टील के इक्विवेलेंट बनाओगे, सामने बनाओगे। तो जो अब इसका बहुत सवाल जब आएगा कि इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? MST। अगर स्ट्रेस इक्विवेलेंट बनाना है तो जो भी आपका स्ट्रेस होगा ना उसका अपॉन M कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कॉन WSM को में स्टील को कंक्रीट के इक्विवेलेंट करने के लिए एरिया के अंदर स्टील को मोलर से मल्टीप्लाई करेंगे और स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा 3 एजम्पशंस। चौथा एजम्पशंस क्या है? अब इसको करने के लिए हमने नॉन, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो, यानी जो वैल्यू मॉडुलर रेशियो क्या होता है? मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, सॉरी मॉडुलस ऑफ स्टील टू कंक्रीट। लेकिन हम लोग जो मॉडुलस रेशियो यूज कर रहे हैं WSM में, वो क्या यूज कर रहे हैं? 280 3 सिग्मा CBC। अब डब्ल्यू कोड ने इसको दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोड ने इस फॉर्मूले को जब दिया है ना तो उसके अंदर क्रीप के इफेक्ट को भी कंसिडर किया है। अब क्रीप का इफेक्ट पूरी तरह से नहीं किया है, पार्शियली किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें क्रीप का इफेक्ट है कि नहीं है। M होता है मॉडुलर रेशियो, वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो स्मॉल एम का जो डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट दोनों का रेशियो है। लेकिन WSM में मॉडुलर ऑफ रेशियो क्या का यूज करेंगे? M 280 3 सिग्मा CBC। इसमें क्रीप का पार्शियल इफेक्ट कंसीडर किया गया है, बोल सकते हैं पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप, डन। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है of concrete is constant at all stress and not the function duration of stress. The modulus of elasticity फंक्शन स्ट्रेस का नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे। यहाँ पे जो डिजाइनिंग है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करेंगे वो सेकेंड मॉडुलस होगा। आपको पता है सेकेंड मॉडुलस कितना होता है? सेकेंड मॉडुलस होता है 5000 अंडर रूट FCK, ठीक है जी। चलो डन। तो दोस्त ये जो एजम्पशंस है इसी के बेस्ड पे पूरी आगे की बात होगी, ठीक है जी। अभी तक की क्लासेज आपको समझ में आएंगे तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। अभी तक मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब हम लोग उसी एजम्पशंस के बेस पे आगे की बात करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस,
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल, अक्षय, ऋषु, दीपक, विकास, अमन, मनीष, आदित्य, मोटिवेशनल शॉट, प्राची, मोहम्मद, अंकुर, करुणा, शशि, अंकित, प्रभात, अंजलि, मोदी, अनीता, हिमांशी, विष्णु, दीपक, विकास, गोविंद, निशु, सौरभ, काजल, शिवम, विष्णु, तन्मय, प्राची, खुशबू, आकांक्षा, आशीष, श्रद्धा, अनिकेत, रंजीत, आनंद, केजीएफ, नाम तो बदल के आया करो, केजीएफ, दीक्षा, अखिलेश, डॉली, जितेंद्र, निशांत, अनिल, विवेक, दीपक, सुधा, अनिरुद्ध, दीक्षा, अनिश, अनिरुद्ध। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिसन, अब हम तुरंत बेसिक करते हैं, सो डायग्राम में बना के तो समय ना लगे, ताकि हम तुरंत एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक सेक्शंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस होगा, उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन जीरो होगा, है ना, यानी कोई स्ट्रेस कोई स्ट्रेन नहीं होगा। तो दोस्त, अब आपका एक सेक्शन है बी और डी, इसका ये है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया जो है इसका MAST है, क्लियर है ना, MAST, यानी हमेशा WSM में, यानी वही बात है, स्टील है सेक्शन के अंदर, स्टील है। प्रिया, सुमित, क्या हाल है सर? हाल मत पूछो मेरा, बस तुम पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ते रहोगे, मेरा हाल अच्छा होता जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, अब MAST यानी नीचे हम क्या बोलेंगे? नीचे अगर स्टील को MST बोलेंगे तो ये किसके? कंक्रीट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, करेक्ट ना? इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दिया आपको। अब न्यूट्रल एक्सिस लेना है तो ऑब्वियस बात है कि न्यूट्रल एक्सिस जहां पे मोमेंट स्ट्रेस जीरो है, यानी मोमेंट अगर हम दोनों साइड से लेते हैं तो मोमेंट जिस पॉइंट पे दोनों साइड से सेम होगा वही आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज फाउंड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट ऑन द बोथ साइड, यानी वो जगह जहां पे स्ट्रेस दोनों एक समान है, ठीक है ना, स्ट्रेस जीरो है, वो न्यूट्रल एक्सिस है। उसको निकालने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ से मोमेंट एरिया लो और जहां पे जिस पॉइंट पे मोमेंट एरिया सेम होगा वही आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, है ना। अब दोस्त ये बताओ, जब मैं मोमेंट एरिया लूंगा तो कंक्रीट ऊपर तो पूरा कंक्रीट है और नीचे का कंक्रीट MST हो गया ना, MST हो गया ना। तो अब इस जो मैं लिखा हूं इसी को देखिए, मैं ही लिख दे रहा हूं। अब क्या बोला? मोमेंट एरिया, इधर का एरिया लूं तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर ये मेरा यहां से यहां तक न्यूट्रल एक्सिस है तो मोमेंट क्या होता है? एरिया इंटू CG, लीवर आर्म, तो एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एक्स ए, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट। अब इसका मोमेंट करेगा तो मोमेंट क्या करेगा? CG से करेगा, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? XA अपॉन 2। अरे भाई बोलो ना, ठीक है, तो यहां से मोमेंट आ गया। अब नीचे जो है स्टील, तो ये वास्तविकता में स्टील है, वास्तविकता में स्टील है, लेकिन हम इसको किसके नजरिए से देख रहे हैं? कंक्रीट के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है ना, कंक्रीट के नजरिए से। क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? हाँ पुष्पा, वेरी गुड। क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इलास्टिक थियरी को ओबे कर रहा है। इलास्टिक थियरी को ओबे करेगा तो उस पूरे को होमोजीनियस की नजरों से देख रहे हैं, है ना। वास्तविकता में स्टील है, मेरा देखने का नजरिया कंक्रीट के जैसा है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? जो एरिया होगा MST होगा, अब इसका CG कितना हो जाएगा? D माइनस एक्स है, तो हम बोलेंगे ना MAST एरिया इंटू D माइनस एक्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, तो BX² अपॉन 2 MAST D माइनस एक्स है। अरे बोलो यार, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ चुका है। सबसे पहले आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाएगा कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उपासंग, रितिशा, देवेंद्र, ठीक है, निदा, संदीप, वेरी गुड। तो BX² by 2 इक्वल टू MAST D माइनस एक्स है। दिस इज द इक्वेशंस टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब आपको एग्जाम में B दे रखा है, M दे रखा है, स्टील दे रखा है, D दे रखा है, तो वहां से आप X से निकालोगे, ठीक है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का इक्वेशन क्या है? अगर डेटा दिया रहेगा तो आप इसमें रखोगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा जिसमें दो वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू आएंगे। निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, करेक्ट, न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है? बहुत आसान भाषा में, वो डेप्थ
It is such depth of neutral axis for which maximum permissible stress in concrete and steels are obtained at the same time. ठीक है, देखो जी, WSM डिजाइन में बोला है कि परमिसिबल कंक्रीट का सिग्मा सीबी से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो उसको हम फेल मान लेंगे। वास्तविकता में फेल नहीं करेगा, लेकिन हम उसको फेल मान लेंगे। स्टील अपने परमिसिबल से अगर ज्यादा होगा तो वास्तविकता में फेल नहीं होगा, लेकिन उसको हम फेल मान लेंगे। तो परमिसिबल सिग्मा सीबी से सिग्मा स्टील, तो ऑब्वियस है कि लोडिंग करेंगे तो स्ट्रेस कंक्रीट में भी होगा, स्टील में भी होगा, तो एक्चुअल सी होगा, एक्चुअल टी होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वो परमिसिबल पे जाएगा सिग्मा सीबी से। तो बोलता है कि जब एक ही समय पे ना वो डेप्थ, क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम लीनियर है, तो बोलता है कि वो स्ट्रेस जब कंक्रीट भी परमिसिबल पे पहुंचे और स्टील भी परमिसिबल पे पहुंचे, और उस समय जो डेप्थ होगी ना वो क्रिटिकल कहलाएगी, क्रिटिकल कहलाएगी। यही बोला है ना कि फॉर विच, तो आपका जैसे वो डेप्थ आया और परमिसिबल हो गया कंक्रीट और परमिसिबल हो गया स्टील, उस डेप्थ को हम क्या बोल दिए, उस डेप्थ को हम बोल दिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, दिस इज द एक्सी, करेक्ट। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल क्या है, तो बोलोगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट है जब एक ही समय पे कंक्रीट का और स्टील का स्ट्रेस पहुंचता है। लिसन, अगर कोई यहां से आपसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने की बात करता है, तो मैं आपको बस ट्रिक बता दे रहा हूं। हर ग्रेड का सिग्मा सीबीसी पता है आपको, अभी बताया था टेबल में, हर ग्रेड का सिग्मा सी पता है, हर ग्रेड का सिग्मा एस टी पता है, ग्रेड पता है तो एम निकल जाएगा, स्मॉल डी दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल किसका, स्ट्रेस डायग्राम का, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम सिग्मा सीबीसी। चलो जिसको पता है फाइनल एक्सप्रेशन टाइप करके बताओ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल लगा दिया। जिन लोगों को पता है वो मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का टाइप करके बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। के डी लिख दिया, के क्या है रितिशा, बिल्कुल सही लिखा है आपने, x इक्वल टू के डी। के को बताइए के क्या है, डिफाइन के, वेरी गुड, के डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन के क्या है, अनुपम, शिवम, रंजीत, अम्बरीश, निशा, के क्या है, शिल्पा, राखी, जितेंद्र, तन्मय, अमन, श्रीकांत। अरे भैया सब बता रहे हो, सब सही बता रहे हो, के की वैल्यू बताओ, वेरी गुड रितिशा, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन एम, वेरी गुड। तो एम सिग्मा सी, इसी को सॉल्व करोगे ना दोस्त, इसको सॉल्व करोगे ना, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू स्मॉल डी। ठीक है दोस्त, अब ये जो एम सिग्मा सीबीसी है और अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं के का मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। न्यूट्रल एक्सिस इंग्लिश इंजीनियर बाबू, इंग्लिश की नोट्स आपको कोचिंग से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में ही रहेगा, अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो वहां से मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिएगा। लिसन, डन। तो एक्सी के डी, वेरी गुड। अब दोस्त आप बताना न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा। देवेंद्र आप जो वैल्यू बता रहे हो ना एलएसएम के लिए बता रहे हो वो गलत, अभी डब्ल्यूएसएम पढ़ा रहा हूं मैं, डब्ल्यूएसएम। अरे भैया एक ही मैसेज को 5 बार काहे कर रहे हो इंजीनियर बाबू, मैं बोल दिया ना। ठीक है, अगर एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूं इसका मतलब यहाँ तो मैं जो जिस पर्पस है वो काम कर रहा हूँ ना। फिर आपको हिंदी में नोट चाहिए वो सही जगह पे बात कर लो, फिर हर चीज अवेलेबल है, हमारा हमारा वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, पूरा फुल वीडियो है वो भी कंप्लीट है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सब बात करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं बस आया हूँ कि जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है ना, सब कुछ अवेलेबल है, मेरा नोट्स इंग्लिश में भी है, मेरा नोट्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मेरी वीडियो लेक्चर भी है, सब है। लेकिन वो आप इंस्टीट्यूट में बात करो, ठीक है। लिसन, तो अब के क्या है, के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। आपको दिख रहा है ना एम सिग्मा सीबीसी एम सिग्मा सीबीसी एसटी, लेकिन आपका के किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है ना मॉडुलर रेशियो इक्वल टू 280 3 सिग्मा सीबीसी 3 सिग्मा सीबीसी है ना। तो एम
m सिग्मा CBC इक्वल टू 93.33 है ना। तो अगर 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST, तो देखने में लग रहा है कि इसमें K के अंदर में सिग्मा CBC है, लेकिन वास्तविकता में इसका रहना और ना रहना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेड के बढ़ने से m कम होगा, सिग्मा CBC बढ़ेगा। ग्रेड के कम होने से m आपका बढ़ेगा, सिग्मा CBC कम होगा, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो 93.3 होगा। तो किसी के बढ़ने और घटने से कंक्रीट के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए सवाल जब आएगा कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। डन। अब मेरे को टाइप करके बताना, अब मेरे को सुनीला देवी, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब मेरे को बताना कि अगर जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, डेप्थ फैक्टर है वो डिपेंड करता है ग्रेड पे, Fe 250, Fe 415, Fe 500, इन तीनों के लिए मुझे जल्दी से K की वैल्यू बता दीजिए। जल्दी से मेरी K की वैल्यू, नेहा सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। वेरी गुड जितेंद्र, 0.4, 0.289, 0.253, वेल डन जितेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। तो K की वैल्यू जो होगी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर Fe 250 है उसके लिए K की वैल्यू होगी 0.4, अगर Fe 415 है तो उसके लिए K की वैल्यू 0.289, बहुत बढ़िया। अगर Fe 500, मैं ऊपर ही दे रहा हूं यहाँ पे, Fe 500 है तो K की वैल्यू 0.25, बहुत बढ़िया यार, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये होता है फीडबैक। अंतिमा, सुधा, राहुल, महादेव, आकाश, दीपक, निदा, स्वाति, शेखर, स्वाति, सैल्यूट, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने WSM में एजम्पशंस किया, एजम्पशंस का क्या मतलब होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक आपका क्लियर है, तो टाइप्स सेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। पहला है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन क्या होता है? बैलेंस सेक्शन क्या होता है? जब वो अमाउंट ऑफ स्टील, जब एक्चुअल न्यूट्रल और क्रिटिकल न्यूट्रल बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सयू, एक्चुअल न्यूट्रल इक्वल टू क्रिटिकल न्यूट्रल, है ना, करेक्ट। दोस्त अब देखो, इसका मतलब एक्सयू और एक्सी बराबर हुआ। अभी आपने क्या पढ़ा कि जब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ होता है जब कंक्रीट और स्टील दोनों परमिसिबल एक साथ करते हैं, वो गहराई जब कंक्रीट सिग्मा CBC और स्टील सिग्मा ST/m हो गया, है ना, ये अलग बात हो गया। अब जो एरिया ऑफ स्टील है, अभी देखियो ना, एरिया ऑफ स्टील न्यूट्रल एक्सिस को डिसाइड करता है। देखो यहां इक्वेशंस बनाना पीछे में, bx²/mstd-x है, यानी एरिया ऑफ स्टील बढ़ाओगे, एरिया ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा, एरिया ऑफ स्टील कम करोगे न्यूट्रल एक्सिस कम करेगा। न्यूट्रल एक्सिस मैं कहां से ले रहा हूं? न्यूट्रल एक्सिस में ले रहा हूं टॉप से। मैं फिर से बोल रहा हूं, एरिया ऑफ स्टील को बढ़ाऊंगा, एरिया ऑफ स्टील को बढ़ाऊंगा, न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा, मतलब क्या होगा? शिफ्टिंग डाउनवर्ड होगा। एरिया ऑफ स्टील को कम करूंगा, कम करूंगा मतलब न्यूट्रल एक्सिस कम होगा, न्यूट्रल एक्सिस कम होगा मतलब शिफ्टिंग ऊपर होगा, मतलब शिफ्टिंग ऊपर होगा। डन। लेसन, तो अब जो एक्चुअल स्ट्रेस होगा कंक्रीट का वो क्या हो जाएगा? परमिसिबल के बराबर हो जाएगा। जो एक्चुअल स्ट्रेस होगा वो परमिसिबल के बराबर हो जाएगा, है ना। और जो स्टील आपने प्रोवाइड किया है, जो स्टील आपने प्रोवाइड किया है वो AST बैलेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस जो है CA है, यानी एक्चुअली में जो कंक्रीट है ना, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, जो सेक्शन है, जो स्टील है, उसमें कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस को CA से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्चुअल स्ट्रेस स्टील का है ना, उसको TS रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट ना। और परमिसिबल का मतलब है कोड के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी डिजाइनिंग में अगर हमारा स्ट्रेस वास्तविकता में फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे एक्सीड करेगा तो उसको हम फेल मान लेंगे, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो एग्जाम में बोलेगा कि एक्चुअल कंप्रेशन इक्वल टू सिग्मा CBC, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू क्रिटिकल प्रोवाइडेड स्टील। तो ये हो गया आपका बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अगर बैलेंस सेक्शंस में फेलियर होता है
स्टील और कॉन्क्रीट दोनों एक साथ फेल करेंगे। तो यहां पे पॉइंट कर सकते हैं, इन दिस केस स्टील एंड कॉन्क्रीट, स्टील एंड कॉन्क्रीट फेल साइमultaneously। ठीक है दोस्त, साथ साथ फेल करेंगे। तो दोस्त पहला था हमारा बैलेंस सेक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरा, दिस इज द अंडर रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंडर रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब दोस्त क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड पे। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बहुत ध्यान सुनना, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एरिया से कोई मतलब नहीं है, उसको तो मतलब ग्रेड से है। तो अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, सेम सेक्शन है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस सेम होगा, हर ग्रेड के लिए के सेम होगा, डी सेम होगा। अब बदलेगा कि अंडर, नाम ही बता रहा है कि अंडर, जो स्टील हमने पहले प्रोवाइड किया था ना उससे कम। अब मैं स्टील कम प्रोवाइड करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस कम आएगा। न्यूट्रल एक्सिस कम का मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग ऊपर होगा ना, शिफ्टिंग ऊपर होगा ना, है ना। अब देखो इस बात को मैंने ग्राफ में दिखाया, यानी अब मैं जो स्टील यहां प्रोवाइड कर रहा हूं ना, अगर ये मेरा सेम है, सेम सेक्शन है बी और सेम है इफेक्टेड है पुराना वाला, जो स्टील एरिया मैंने प्रोवाइड किया था वहां पे बैलेंस में, अब मैंने उससे स्टील कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। तो स्टील को हमने कम प्रोवाइड कर दिया बैलेंस से। बैलेंस का मतलब वो अमाउंट ऑफ स्टील जब स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेस ऑफ स्टील दोनों एक साथ अपने परमिसिबल पे पहुंच जाए। अब उस स्टील से हमने स्टील को कम कर दिया। स्टील कम किया तो क्या हुआ, स्टील कम किया तो क्योंकि एरिया ऑफ स्टील का न्यूट्रल एक्सिस के साथ रिश्ता है, वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो घटेगा तो घटेगा। अब स्टील कम किया तो एक्स से कम हो जाएगा ना। पीछे पहले वाले केस में एक्स से और एक्स सेम था, सेम था, सेम था, सेम था। अब क्या हुआ, एरिया कम हुआ, तो एरिया कम हुआ तो एक्स से कम आएगा, तो शिफ्टिंग कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ या ना बोलो यार। तो देखो जब वो डेप्थ जब एक्स ही होगा तब तुम्हारा परमिसिबल सिग्मा सीबीसी होगा। बहुत ध्यान सुनना। अब इसी बात को अलग अलग तरीके से देखो, अगर इस सेक्शन में मैं क्रिटिकल बनाता हूं तो क्रिटिकल बना दिया एक्सी, दिस डॉट इज फॉर द क्रिटिकल, ये डॉटेड क्या है, क्रिटिकल के लिए। अगर क्रिटिकल है तो मैं डॉट से दिखाया हूं ताकि रेफरेंस मिले आपको। तो आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेस है सिग्मा सीबीसी और जो स्टील का स्ट्रेस सिग्मा एसटी बाई एम हो गया, है ना। तो यही तो था ना कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ है जब कंक्रीट का स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी और स्टील का सिग्मा एसटी बाई एम होगा। क्लियर है। अब एरिया को मैंने कम किया, एरिया को कम किया मतलब न्यूट्रल एक्सिस ऊपर गया। अब ऊपर गया तो देख रहे हो, अब आपको यहां सवाल आता है, जैसे ऊपर करोगे तो स्ट्रेस टाइम लीनियर होगा, तो ऊपर होगा। तो अब बताओ, अगर मैं कंक्रीट को दोस्त पूरा ले लूं तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब परमिसिबल क्या होगा, तो स्टील को परमिसिबल करेंगे, है ना। तो ये एक बात निकल कर आया है कि जैसे अंडर इन्फोर्समेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंडर इन्फोर्स होते स्टील स्टील आपका पूरा हो जाएगा परमिसिबल। इसका मतलब होगा कि अगर अंडर इन्फोर्समेंट आप डिजाइनिंग करते हो तो सबसे पहले परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगा स्टील। क्लियर है। तो यहां से क्या निकल कर आया, अगर स्टील को कम प्रोवाइड करो तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम होगा, किससे, क्रिटिकल से कम होगा। तो जो एक्चुअल सीए होगा, जो एक्चुअल सीए होगा, जो एक्चुअल सीए होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअल सीए जो होगा वो कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना सीए इज लेस देन सिग्मा सीबीसी, टीए बाई एम इक्वल टू सिग्मा एसटी बाई एम। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि कि सबसे पहले जो आपका परमिसिबल है स्टील है, तो फेलियर कौन करेगा, फेलियर कौन करेगा इसमें, फेलियर अंडर एनफोर्समेंट अगर डिजाइनिंग करते हैं तो फेलियर की वजह कौन होगा, क्योंकि सबसे पहले जो परमिट करेगा तो फर्दर स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जो पहले पहुंचा है वही फेल करेगा, है ना। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। एक और बात, हम बोल तो रहे स्टील फेल करेगा लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया रिप्लाई है, बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे टीए बाई एम एक्चुअल ज्यादा होता है परमिसिबल से, जैसे ऐसे होता है मतलब एट फेलियर हो गया, एट फेलियर हो गया, हाँ है ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना स्टील फेल फर्स्ट। इस फेलियर को क्या बोलते हैं, टाइप करके बताना मेरे को। इस फेलियर को क्या बोलते हैं, टेंशन फेलियर। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं,
और क्या बोलते हैं, क्योंकि स्टील है तो ये डक्टाइल होता है तो इसको डक्टाइल फेलियर ही बोलते हैं, डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है कि स्टील इल्ड करेगा, जैसे पर इल्ड किया तो फाइनली स्टील कभी फेल नहीं करता, वो इल्ड करता है, इल्ड करेगा तो उसके वजह से कंक्रीट क्रश कर जाता है ना। तो रियल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कंक्रीट का क्रशिंग होता है, लेकिन कंक्रीट कंप्रेशन है, लेकिन उसको क्रश कौन करा रहा है, जब अंडर इन्फोर्समेंट हो रहा है तो उसको क्रश करा रहा है कौन, स्टील। तो इसीलिए इस फेलियर को हम सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी कहते हैं, है ना। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। पारुल, दीपक, अभिषेक, अमन, अक्षय, राम प्रकाश, बहुत बढ़िया, वेल डन। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं ओवर रेनफोर्समेंट के ऊपर, ठीक है। ओवर रेनफोर्समेंट पे, ओवर रेनफोर्समेंट नाम ही बता रहा है कि जो अब स्टील में प्रोवाइड कर रहा हूं वो बैलेंस से ज्यादा दे रहा हूं, बैलेंस से ज्यादा दे रहा हूं। तो अब मैं जो स्टील प्रोवाइड कर रहा हूं, एएसटी प्रोवाइड, वो क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, किससे, एएसटी बैलेंस से। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ना। अब ये इसमें क्या होता है, एक्चुअल और क्रिटिकल, इन्हीं को कंपेयर करते हैं, सिंपल सी बात है। जब एक्चुअल और क्रिटिकल दोनों सेम होगा तो उसको हम बैलेंस बोलते हैं, जब एक्चुअल क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो उसको हम अंडर बोलते हैं, जब एक्चुअल क्रिटिकल से ज्यादा होगा उसको ओवर बोलते हैं, करेक्ट ना। तो ये डांस कौन कर रहा है, डांस कौन कर रहा है, एक्चुअल नेटवर्क कर रहा है। क्रिटिकल को तो कोई मतलब नहीं है, तू बढ़ रहा है तू घट रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो ग्रेड से मतलब है। तीनों केस में एक्सी एक्स क्रिटिकल तो सेम है। अब स्टील को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इससे बड़ा सवाल आता है। बढ़ाने से एक्स यू बढ़ेगा, एक से बढ़ेगा, स्टील को घटाने से एक से घटेगा। तो बढ़ाने और घटाने का मतलब क्या हुआ, जब कम होगा तो शिफ्टिंग अपवर्ड होगा, जब ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग डाउनवर्ड होगा, क्लियर है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब मैं पहले क्रिटिकल बनाता हूं, तो ये सेक्शन लिया, सेक्शन लिया और ये डॉटेड दिखाया ना, क्रिटिकल का दिखा दिया, क्या देख क्रिटिकल। तो अभी देखा कि क्रिटिकल क्या है, वो डेप्थ, सेक्शंस की वो गहराई जब कंक्रीट परमिसिबल और स्टील परमिसिबल। देखो मैंने इसको भी दिखा दिया परमिसिबल, है ना, और ये भी परमिसिबल हो गया, करेक्ट। तो वो गहराई जब कंक्रीट परमिसिबल और स्टील परमिसिबल, है ना। अब मैंने स्टील बढ़ा दिया, तो जैसे मैंने स्टील बढ़ाया न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस बढ़ने का मतलब शिफ्टिंग कहां जाएगा, नीचे। शिफ्टिंग जैसे नीचे आया, अरे भैया देखो, तो अब देखो, अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने डायग्राम यहां से क्यों बनाया, यहां से क्यों नहीं बनाया। अगर मैं यहां से बनाता ना तो ये डॉटेड, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना ऐसे चला जाता, बाहर चला जाता, तो एग्जिस्ट करता क्या, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। इसलिए हमने यहां से लिया। इसका मतलब मैसेज क्या जा रहा है कि अगर ओवर एनफोर्समेंट होगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवर एनफोर्समेंट होगा तो परमिसिबल हो जाएगा, उसमें सबसे पहले परमिसिबल जो होगा कंक्रीट होगा, है ना। तो कंक्रीट एक्चुअल क्या होगा, परमिसिबल हो गया, स्टील क्या हो गया, कम है, स्टील क्या है, कम है। तो यहां से मैसेज क्या मिला कि परमिसिबल सबसे पहले ओवर में कंक्रीट जाएगा। अब फेल की वजह कौन बनेगा, कंक्रीट। कंक्रीट कंप्रेशन है तो इसको कंप्रेशन फेलियर ही बोलते हैं। क्यों, इस बार प्राइमरी वजह है, इस बार कंक्रीट अपने खुद की हरकतों से टूट रहा है और उसके पहले स्टील की वजह से टूट रहा था। तो जब स्टील की वजह से टूट रहा था उसको सेकेंडरी फेलियर बोल रहे थे, अब खुद की कारण टूट रहा है तो उसको हम प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलेंगे, है ना। और उसको हम ब्रिटल फेलियर भी बोलेंगे, ठीक है भैया। अगर अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टाइप्स ऑफ सेक्शन का, थम्स अप कर दो, तो मैं सारी बातों को लिख दूं। एक्स से ग्रेटर देन एक्सी, ऐसा होने से सी ए इक्वल टू सिग्मा सीबीसी, टी ए बाई एम लेस देन सिग्मा एस टी बाई एम। तो परमिसिबल पहले वो हो गया, तो एट फेलियर क्या होगा, एक्चुअल जब जैसे बढ़ेगा परमिसिबल से तो फेल होगा, तो सी ए इज ग्रेटर देन सिग्मा सीबीसी। ऐसा होगा तो कंक्रीट फेल करेगा, कंक्रीट फेल फर्स्ट। इस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, इस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी
कंप्रेशन फेलियर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, और ब्रिटल फेलियर बोलेंगे। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्त। ये जो टाइप्स ऑफ सेक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर, ओवर, बैलेंस। आई थिंक एक मोबाइल में 3 लोग देख रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? अकेले किया करो ना, साथ नहीं किया करो। इधर आ जाओ। चलो, मोमेंट रेजिस्टेंस। मोमेंट रेजिस्टेंस, मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जो बेंडिंग मोमेंट होता है, जिस सेक्शंस पे मैक्सिमम बेंडिंग होता है उसको मोमेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? एक सेक्शन का होता है। तो मोमेंट रेजिस्टेंस क्या है? द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पार्टिकुलर बीम कैन रेसिस्ट सेफली। फॉर एग्जांपल एक सिंपली सेट बीम है, उसका पैराबोलिक मोमेंट बनेगा W_L² 8 बनेगा। तो W_L² 8 बनेगा। तो क्या लिखा? MR इज अ फंक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। MR इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शंस ओनली इट इज इंडिपेंडेंट लेंथ ऑफ मेंबर। यानी जो मोमेंट रेजिस्टेंस होगा एक सेक्शन का होगा, एक सेक्शन का होगा, ठीक है? तो उसको लेंथ से कोई मतलब नहीं, एक सेक्शन। तो अब हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं आरसीसी के अंदर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का करते हैं, ठीक है? अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे हम सेफ हैं तो मैं हर जगह सेफ रहूंगा, ठीक है? अब हम MR निकालना शुरू करेंगे। अब हम MR मोमेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके चैट बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ सकते हो। मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है? और नवीन सर भी क्लास देख रहे हैं। नवीन सर को सब लोग हाय बोल दीजिए। नवीन सर लगातार 3 क्लास में बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके कारण क्लास में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे। डे 1 में बहुत इशू जा रहे थे, लेकिन आज चौथा क्लास है, तो नवीन सर लगातार क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने लेवल पे और अपना गाइडेंस दे रहे हैं, और हम डे बाय डे क्लास को इंप्रूव कर रहे हैं। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। चलिए चलिए, मोमेंट रेजिस्टेंस। अब मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट रेजिस्टेंस जो होगा फोर्स इंटू लीवर आर्म होगा, ठीक है? तो अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस डायग्राम निकालेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सेक्शन का जो स्ट्रेस डायग्राम होगा कैसा होगा? स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होगा, ठीक है? और कॉन्क्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है? इग्नोर कर रहा हूं, तो मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कैसा मैंने स्ट्रेस डायग्राम बना दिया। तो मेरा कॉन्क्रीट कैसा आ गया? कॉन्क्रीट कैसा आ गया? स्ट्रेस डायग्राम। अब मुझे फोर्स निकालना है, कंप्रेशन फोर्स निकालना है। तो दोस्त कंप्रेशन फोर्स मुझे निकालना है, कंप्रेशन एक्चुअल CA निकालना है, कंप्रेशन फोर्स निकालना है। अब मैं बहुत जनरल बातें कर रहा हूं। कंप्रेशन फोर्स मुझे निकालना है, तो कंप्रेशन फोर्स क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स क्या होता है? फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस इंटू एरिया। कंप्रेशन फोर्स निकालना है तो क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, करेक्ट ना? अब यहां जो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस क्या है? 0 है। यहां पे क्या एक्चुअल सी है। मैं जनरल बातें कर रहा हूं अभी। एक्चुअली क्या होता है मैं बताना क्या चाहता हूं। आपको पता है कि अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, नॉन डे क्लास कब से स्टार्ट होगी? सब कुछ शुरुआत होगा, आप बस सब्र कीजिए, ठीक है ना? आज हमारे मेन चैनल पे शुरू हो चुका है करंट अफेयर की क्लास, ठीक है? तो पहले से भी हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, इलेक्ट्रिकल बैच के शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी सिद्दीकी सर आप लोगों को एक और नई खबर सुनाएंगे, ठीक है? बस आप हमारे साथ देते रहिए, धमाकेदार ऑफर निकलते जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्लासरूम अलग एंजॉय कीजिए, यहाँ अलग एंजॉय कीजिए, ठीक है? बस आप ऐसे ही साथ रहिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। अब एवरेज स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? CA प्लस 0/2 एवरेज स्ट्रेस हो गया। एरिया कितना हो गया भैया? एरिया कितना हो? अब कंक्रीट का स्ट्रेस ही हो गया, एरिया क्या होगा? B इंटू एक्स से, करेक्ट ना? अब देखो भैया, एजम्पशंस पता होना चाहिए ना आपको, कि अब कोई समझेगा क्या भैया पूरा कंक्रीट है ले रहा है यही? अरे यही तो एजम्पशंस है, क्योंकि कंक्रीट नीचे वीक है, हम स्ट्रॉन्ग को ले रहे हैं, है ना? तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट की एरिया को कंसीडर नहीं देंगे, ठीक है? चलिए, तो अब आपका एरिया जो हो गया B इंटू एक्स से। तो जनरल बातें क्या किया मैंने कि 1/2 CA B एक्स से कंप्रेशन फोर्स है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको अभी 3 सेक्शन पढ़ाया मैंने, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, बैलेंस सेक्शन। आपको एग्जाम के अंदर में अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शंस के लिए इक्वेशंस पूछा जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस किया कि जब बैलेंस सेक्शन होगा
तो कंक्रीट और स्टील, मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं क्लास में, बैलेंस सेक्शन होगा तो कंक्रीट और स्टील दोनों परमिसिबल होगा, यानी सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी बैलेंस सेक्शन में होगा। लेकिन जब अंडर एनफोर्समेंट होगा तो परमिसिबल पहले कौन करेगा, स्टील करेगा, तो वहां पे सिग्मा एसटी होगा, लेकिन कंक्रीट परमिसिबल नहीं करेगा, उसका एक्चुअल होगा, सीए होगा, ठीक है। अगर ओवर एनफोर्समेंट होगा तो ओवर एनफोर्समेंट परमिसिबल कौन होगा, कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी यूज करेंगे, ओवर एनफोर्समेंट में कंक्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी यूज करेंगे, अंडर एनफोर्समेंट में कंक्रीट के लिए सीए यूज करेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? फिर से, और अगर अंडर एनफोर्समेंट में स्टील की बात करें तो सिग्मा एसटी यूज करेंगे, क्योंकि पहले परमिट कौन कर रहा है, स्टील यूज कर रहा है। अगर ओवर एनफोर्समेंट होगा तो वहां स्टील के लिए टीए यूज करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल से कम है, ओवर एनफोर्समेंट पहले कंक्रीट पहुंच रहा है। क्लियर है? ये बात बताना चाहते थे। तो अब जनरल फॉर्मूला लिख के हम हर कोड के लिए किस कंडीशंस में सिग्मा सीबीसी लेंगे, किसमें सिग्मा एसटी लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं टेंशन की। तो जब टेंशन होगा तो टेंशन क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। टेंशन का स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस कितना है, तो स्ट्रेस आपको देखो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, स्ट्रेस कितना होता है, TA/M होता है, एरिया कितना होता है, MST होता है, तो ये क्या हो गया, AST इंटू TA हो गया। यानी लिख सकते हैं कि एक्चुअल TA इंटू AST, ये तो क्या हो गया, दिस इज द कंप्रेशन फोर्स, दिस इज द टेंशन फोर्स फॉर WSM। अब हम बात करते हैं मोमेंट निकालना है तो फोर्स इंटू लीवर आर्म चाहिए। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है कि CG, ये CG ऑफ कंप्रेशन, CG ऑफ कंप्रेशन और CG ऑफ टेंशन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लीवर आर्म, दिस इज द CG। तो अब क्या, यहां से यहां का CG ऑफ टेंशन इफेक्टिव डेप्थ, CG ऑफ टेंशन इफेक्टिव डेप्थ, CG ऑफ कंप्रेशन XA/3, तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, D माइनस XA/3, D/XA/3। तो ये हमने जनरल बातें कर दी। अब अलग अलग सेक्शन के लिए आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा। मोमेंट हम कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, मोमेंट हम टेंशन से भी निकाल सकते हैं। अब हमको बातें करना है कि अंडर एनफोर्समेंट के लिए क्या होगा मोमेंट का, ओवर के लिए क्या होगा, बैलेंस के लिए क्या होगा। तो जो बातें मैंने बताया लिख दिया हूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द CG ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स 1/2 BX से D माइनस XA/3, टेंशन TAAST D माइनस XA/3। अब एक ही मोबाइल पे दो दो तीन तीन देखोगे, इसलिए तो वॉचिंग कम हो रहा है। हा? एक ही मोबाइल से सब बात करते हो, चलो कोई बात नहीं। मोमेंट रेजिस्टेंस, अब देखो भैया, मोमेंट रेजिस्टेंस का केवल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अंडर एनफोर्समेंट का मतलब अभी मैंने बताया कि एक्चुअल न्यूट्रलाइसिस क्रिटिकल से कम होगा, एक्चुअल कंक्रीट का स्ट्रेस सिग्मा सीबी से कम होगा, TA/M इक्वल टू सिग्मा, अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब हम मोमेंट, अगर ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है, यहां से सवाल बनता है आपका कि जो मोमेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन है ना, कंप्रेशन के लिए और टेंशन के लिए क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मोमेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब जैसे अंडर एनफोर्समेंट होगा तो अंडर एनफोर्समेंट में, अंडर एनफोर्समेंट में, अंडर रेनफोर्समेंट में सबसे पहले परमिट कौन करेगा, परमिसिबल कौन जाएगा, सबसे पहले परमिसिबल होगा स्टील, तो इसलिए हमने इसमें सिग्मा एसटी लगा दिया है, ठीक है जी। अब जब हम बात करेंगे कंप्रेशन से तो वहां सीए लिखा है। अरे भाई बोलो, ये बात सीए वाला बात और सिग्मा एसटी वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कब सीए लगाना है, कब सिग्मा सीवीस लगाना है, कब टीए लगाना है, कब सिग्मा एसटी लगाना है। डन, तो आपको ये आ गया यहां से। अब ओवर एनफोर्समेंट होगा, जब ओवर एनफोर्समेंट होगा तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्सी के बराबर हो जाएगा। डन। एक बात और बताना चाहता हूं मैं पीछे वाले सवाल में कि दोस्त अगर अंडर एनफोर्समेंट होगा तो ये तो बड़ा आसान है कि जब परमिसिबल होगा तो मैं निकाल दूंगा। सिग्मा एसटी की मुझे पता है कि आईएस कोड ने एफई 250 के लिए 140, एफई 415 के लिए 230, एफई 500 के लिए 275 दे रखा है, करेक्ट ना। लेकिन आपको पता है कि जब अंडर एनफोर्समेंट होगा तो एक्चुअल कंक्रीट का स्ट्रेस जो है वो परमिसिबल से कम रहेगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अगर कैलकुलेट मुझे इससे करना है तो मुझे ये बात तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर अंडर एनफोर्समेंट है तो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे। अरे बड़ा आसान है, स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, लीनियर होता है। तो मैंने स्ट्रेस डायग्राम सीए निकालने के लिए बना दिया, सीए निकालने के लिए स्ट्रेस डायग्राम बना दिया।
सी ए निकालना है आपको। आपको पता है एक्स ए पता है, आपको आपने एक्स ए निकाल रखा है बी एक्स स्क्वायर बाई 2 से। आपको सिग्मा एस टी पता है, एम पता है, डी माइनस एक्स है। तो आप क्या करोगे, सिमिलर ट्रायंगल की मदद से, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अंडर इन्फोर्समेंट में कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, सारे वैल्यू आपको दिए रहेंगे। तो आप क्या करोगे, सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे, सी ए अपॉन एक्स से सिग्मा एस टी अपॉन एम डी माइनस एक्स से। तो आपका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी एक्स ए एम इंटू डी माइनस एक्स ए, करेक्ट। तो ये भी यहां से सवाल आपको बन सकता है। ओवर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट क्या होगा, जब एक्चुअल क्रिटिकल से ज्यादा होगा। तो सबसे आसान बात, मुख्य बात कि सबसे पहले ओवर एनफोर्समेंट परमिट कौन करेगा, तो ओवर एनफोर्समेंट में परमिट करेगा वो कौन करेगा, ओवर एनफोर्समेंट परमिट करेगा आपको कंक्रीट, कंक्रीट फेल होगा। तो कंक्रीट वाले पोर्शन में सिग्मा सीबीसी आ गया, ठीक है, कंक्रीट में क्या आएगा, सिग्मा सीबीसी आ गया, और स्टील में टी आ गया। यानी जब टेंशन से निकालेंगे तो परमिसिबल से कम रहेगा। और फिर वही कहानी कि भैया बताओ, ठीक है, पर आपका जब ओवर एनफोर्समेंट होगा तो जो स्ट्रेस ऑफ स्टील होगा वो परमिसिबल से कम होगा। तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। अब सिग्मा सीबीसी पता है तुमको, टीए निकालना है, तो आप यहां से सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स ए टी ए बाई एम डी माइनस एक्स ए, यानी टी ए इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी डी माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए, है ना। तो हम लोगों ने मोमेंट रेजिस्टेंस कंप्रेशंस के लिए और टेंशंस के लिए जान लिया। स्ट्रेस डायग्राम नहीं आया, सिंपल सा अशोक ये है ना कि स्ट्रेस डायग्राम जो होता है ना वो लीनियर होता है, तो मैंने लीनियर डायग्राम बना दिया, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाया, आपको एक्चुअल पता है, तो एक्चुअल पता है तो नीचे डी माइनस एक्स हो जाएगा। यही बताना चाहता था कि अगर अंडर एनफोर्समेंट होगा तो आपका परमिसिबल स्टील होगा, तो वहां सिग्मा एस टी बाई एम है, तो आपको पता है हर ग्रेड का सिग्मा एस टी, तो वहां पे आपको सी ए निकाला आपने, ठीक है। अब अगर ओवर एनफोर्समेंट होगा तो परमिसिबल क्या हो जाएगा, कंक्रीट, तो अब सिग्मा सीबीसी हो गया। अब आपको टी ए बाई एम निकालना है, सिंपल सी बात है। अगर अंडर एनफोर्समेंट है तो आपको सी ए निकालना है, कंक्रीट का शेष निकालना है, और अगर आपको स्टील का शेष निकालना है तो स्टील कब आएगा, ओवर एनफोर्समेंट में आएगा। और इसका डायग्राम क्या बनता है, लीनियर बनता है। तो आप लीनियर टेबल बनाइए और लीनियर में सिमिलर ट्रायंगल का लगा दीजिए प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो उसका रेशियो एक समान होता है। मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है अशोक, गॉट इट। चलो दोस्त, अब लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन क्या है, जब दोनों बराबर होगा तो बराबर होगा, तो यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/2 बी एक्स सी सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एस टी ए एस टी हो गया मोमेंट। तो यहाँ पे परमिसिबल दोनों है, ठीक है। तो बस आपको बताना ये था कि जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो फोर्स इंटू लीवर हम कर रहे हैं, तो बैलेंस का मतलब दोनों परमिसिबल है, तो सिग्मा सीबीसी भी रहेगा कंक्रीट में और सिग्मा एस रहेगा स्टील में। लेकिन अगर अंडर एनफोर्समेंट होगा तो अंडर एनफोर्समेंट में स्टील परमिसिबल होगा, स्टील का परमिसिबल होगा, और कंक्रीट के अंदर में ओवर एनफोर्समेंट में कंक्रीट परमिसिबल होगा, ठीक है।